हाय एवरीवन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे हम लोग और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, जिसमें से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी, उसका चार्ज टू मास रेशियो और चार्ज, इतना बात हम लोग देख चुके थे। तो उसमें से जे थॉमसन ने पता करा था इलेक्ट्रॉन का E/m वैल्यू जो आया था 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, और फिर RA मिलिकेन पता करा E का वैल्यू, और वह E का वैल्यू आया था 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, बुक्स में लेकर के चलोगे आप तो इसमें यहाँ नेगेटिव दे देता है। इस नेगेटिव साइन का मतलब वैल्यू से नहीं है, ऐसा ही नहीं हुआ कि वैल्यू नेगेटिव, नहीं, नेगेटिव यहाँ बतला रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज जो है एक प्रकार का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है इसमें, और कोई ना कोई डेफिनेट मैग्नीट्यूड होगा। तो एक्सपेरिमेंट से केवल इस मैग्नीट्यूड का पता चला, इस वैल्यू का। नेगेटिव साइन उस एक्सपेरिमेंट से नहीं, नेगेटिव साइन तो बस यूं ही दिया गया है जो बतला रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। माइनस साइन का यही यहाँ मतलब है, इसका वैल्यू से कोई लेन देन नहीं है। ये नहीं कि नेगेटिव साइन लग गया तो वैल्यू माइनस में चला गया, नहीं, वैल्यू वही है। जब आगे न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करोगे तो आप नेगेटिव साइन पुट नहीं करोगे, बस पुट करोगे इस वैल्यू को। माइनस साइन बतला रहा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसी को जब CGS में लिखा गया तो वह वैल्यू -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और यहाँ एक कूलम में है। तो अब बारी था इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट करने का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, इसके लिए इसमें कुछ नया नहीं था। चूँकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास का रेशियो पता था, तो यदि यही दोनों टर्म को डिवाइड किया जाए, चार्ज टू E/m, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, E/e और m चला जाएगा ऊपर। अब E का वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और E/m 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों वैल्यूज़ को आप सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो डिवाइड करके जो है यह आता है 0.91094 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻11 kg। तो 0.91094 इंटू 10⁻⁻30 kg। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो पॉइंट को यहाँ करो, तो 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 kg। दिस इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, और यह इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। रेस्ट मास मतलब उसका एब्सोल्यूट मास एक इलेक्ट्रॉन का जो होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो आप मास देख रहे हो, एब्सोल्यूट मास 10⁻⁻31 kg, तो इस 10⁻⁻31 kg समझ रहे हो कितना कम वैल्यू होगा, 0.000 ऐसे 30 जीरो, तब 91 करके ऐसे। अरे 0.0001 लिखा जाए ऐसे 4 जीरो, फिर भी इसका मतलब हम बोले तो बोलोगे सर इसका कोई मतलब ही नहीं, नेग्लिजिबल है। तो यहाँ 4 जीरो में आप इसका कोई मतलब नहीं बता रहे हो, तो ऐसे तो यहाँ 30 जीरो होंगे, तो क्या इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को जो है जीरो समझा जाता है, और इलेक्ट्रॉन को एक मासलेस पार्टिकल बोला जाता है। मासलेस भी बोल रहे हो, पार्टिकल भी बोल रहे हो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका मास जीरो है, बहुत कम है, इतना कम है कि वो मास रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इस मास को ऑब्जर्व उतना खास तरीके से किया नहीं जा सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग जीरो लेकर के चलते हैं, या इलेक्ट्रॉन को एक मासलेस पार्टिकल जो है कंसिडर करते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन का E/m के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ, और ये दोनों चीज़ें पता चल गई तो फिर यही दोनों को एक दूसरे में डिवाइड करके जो है इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास आ गया इतना के बराबर। तो दिस इज़ द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यही इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर किया गया, इलेक्ट्रॉन के मास को जो है कंपेयर किया गया हाइड्रोजन एटम के मास से। चूँकि हाइड्रोजन सिंपलेस्ट सबसे छोटा एटम है तो उसी से कंपेयर किया गया। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का मास आया 9.1094 इंटू 10⁻³ kg, इसी को अलग अलग यूनिट में लिख सकते हो 10⁻28 ग्राम, या इसी को AMU में बदलना चाहोगे तो 1 AMU बराबर 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो इस हिसाब से जब इसको बदलोगे AMU में तो 9.1094 इंटू 10⁻28 को डिवाइड कर दोगे इतना से 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम ग्राम में कट जाएगा, AMU में आएगा। तो ये जो है सॉल्व करके आता है, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यह वैल्यू आएगा, सबसे पहले तो यहाँ से 5.493 इंटू 10⁻⁻4, ये -4 को हटाओगे तो ओवरऑल 0.000549 AMU। दिस इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU। और यहाँ ये जो मास लिखा गया है दिस वन 1 AMU इक्वल टू दिस ग्राम, दिस इज़ द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का भी मास यही है, तो यही हाइड्रोजन एटम के मास से इसको कंपेयर किया गया, और कंपेयर किया गया तो आया इतना। तो इतना आने का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वह 5.493 इंटू 10⁻⁻4, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो 1837 के आसपास आता है। इतना टाइम्स दैट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, कि एक इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम के तुलना में इतना गुना है, मतलब एक हाइड्रोजन एटम के तुलना में यह बहुत छोटा है, तकरीबन 10,000 गुना छोटा है, 10,000 गुना कम है मास के तुलना में। और यहाँ से जो है फिर इलेक्ट्रॉन के लिए एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन दिया गया कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है जिस पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और उसका मास हाइड्रोजन के एक एटम के तुलना में इतना गुना है। इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया गया, ऐसे लिख सकते हो इसका डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करोगे कैसे? तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल, ये सब एटॉमिक पार्टिकल which carries 1 unit negative charge and has a mass 5.493 इंटू 10⁻⁻4 और 1/1837 टाइम्स दैट ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो 1 यूनिट चार्ज का मतलब बताया जा चुका है, इतना 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और इसका मास हाइड्रोजन के एक एटम की तुलना में इतना गुना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास को डायरेक्ट नहीं बोला गया है, रीजन बता दिए कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि उसको जीरो लेकर के चलते हैं, मासलेस बोलते हैं इलेक्ट्रॉन को हम लोग।
इसलिए डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं लिखा गया, कंपेयर करके बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन एटम की तुलना में इतना है। या फिर यदि आप इलेक्ट्रॉन के मास को इतना स्टैंडर्ड लेकर के चलते हो और यदि इसको बोलते हो 1 यूनिट चार्ज, सॉरी 1 यूनिट मास ऐसे, तो फिर अब इलेक्ट्रॉन के तुलना में हाइड्रोजन एटम का मास इतना गुना हो जाएगा 1817 टाइम्स। तो एक ही बात है, आप हाइड्रोजन को बोलो कि इलेक्ट्रॉन के तुलना में उतना बड़ा है, या इलेक्ट्रॉन को बोलो कि हाइड्रोजन के तुलना में इतना गुना छोटा है, तो एक ही बात। तो यहाँ से यह कंप्लीट होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी। काफ़ी कुछ हम लोग देखे, पहले तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के लिए पूरा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखे, पूरा एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो उसमें कैथोड रे के प्रॉपर्टीज़ थे, प्रॉपर्टी को अध्ययन करने के बाद जो कंक्लूजन्स आए उस आधार पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को पता किए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फाइनली फिर मास का कैलकुलेशन। अब जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ 1897 में, 19th सेंचुरी के एंड में, तो पता क्या चला? पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वह एक नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है। अब इलेक्ट्रॉन यदि एक नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है एक नेगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है, और यह इलेक्ट्रॉन का जो खोज हुआ था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से, तो यह कैथोड रे तो कहीं ना कहीं उसमें जो गैस था उस गैसों के थ्रू फ्लो कर रहा था। इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन भी इसी में है। तो गैसियस मॉलिक्यूल हो और फिर वह मॉलिक्यूल गैसियस एटम में कन्वर्ट हुआ हो, तो कहीं ना कहीं मतलब हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ से? तो इस एटम से निकला। इसी एटम से इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अब यदि इस एटम के अंदर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि इस एटम पे भी कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। एटम शुड बी नेगेटिवली चार्ज्ड ऑल्सो। इफ एन एटम possesses only negatively charged electrons, then atom should also be negatively charged। लेकिन ऐसा नहीं है, एटम तो न्यूट्रल है। एटम के बारे में जो बात उस समय जाना गया उसके आधार पे कि एटम न्यूट्रल है, एटम पे कोई चार्ज होता नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यदि उस एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो डेफिनेटली उसी एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी जरूर होगा, क्योंकि एटम न्यूट्रल है। अभी तक के हिसाब से आप पता किए हो कि उस पर केवल इलेक्ट्रॉन है, उसमें जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो केवल इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तो एटम पे भी नेगेटिव चार्ज रहेगा ना। लेकिन एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के अलावा उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। और यह आइडिया जे थॉम्सन को नहीं आया, यह आइडिया आया ई गोल्डस्टीन को। और यही ई गोल्डस्टीन जो है सोचे कि जो जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट किया इसमें तो ये पता किया कि नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, और वह नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल जो कैथोड रे में था, तो वह कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जा रहा था और एनोड में जाकर के वो टकरा रहा था, जिसके चलते वहाँ लाइटनिंग हुआ था, ग्रीनिश लाइट जला था जिंक सल्फाइड का स्क्रीन पे। और वो तब हुआ था जब एनोड में लिया गया परफोरेटेड एनोड, होल किया हुआ एनोड। तब फिर वही गोल्डस्टीन इतना दिमाग लगाए कि यदि ऐसा है तो कहीं ना कहीं उस एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज वाला पार्टिकल भी होगा। तो वही एक्सपेरिमेंट को जो है, वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को ही गोल्डस्टीन रिवाइज किए। उसी में जो है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गोल्डस्टीन ने, और फिर वहाँ से जाकर के खोज हुआ किसका? प्रोटॉन का। क्या मॉडिफिकेशन करा उन्होंने उसको देखते हैं। मतलब अब इसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, सेम वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वैक्यूम पंप,
यहाँ एनोड, और इस तरफ कैथोड। कैथोड में इस बार कैथोड को परफोरेटेड लिया गया गोल्डस्टीन के द्वारा। थॉमसन एनोड को परफोरेटेड करके लिए थे, इस बार इसने कैथोड को परफोरेटेड लिया। प्लस माइनस कैथोड, दिस इज एनोड। कैथोड ना लिख करके अब इसको लिखा जाए परफोरेटेड कैथोड। ये होल किया हुआ है ऐसा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी में क्या देखे थे? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी में देखे थे कि इससे रे फ्लो कर रहा था जो कैथोड से निकल करके एनोड की ओर जा रहा था, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में, और इसको बोला गया था कैथोड रेज। और यही जाकर के यहाँ इस होल से परफोरेटेड जो एनोड था ये जाकर के यहाँ टकरा रहा था जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे, तो यहाँ ग्रीनिश लाइट आ रहा था, हल्का हरा कलर, फेंट ग्रीनिश लाइट ऐसा। इतना बात हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए देखे थे। इसी में गोल्डस्टीन क्या किए? गोल्डस्टीन तकरीबन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के 20 साल बाद 1917 में, कि इस बार उन्होंने जो है कैथोड को परफोरेटेड लिया, और जैसे ही परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल किया, बाकी पूरा वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, 10,000 वोल्ट गैसियस स्पीसीज सब कुछ वही था। लेकिन इस बार जो है उन्होंने हाइड्रोजन गैस को प्रीफर करा गोल्डस्टीन ने। क्यों? आगे हम लोग देखेंगे इस बात को। तो जब यहाँ परफोरेटेड कैथोड लगाया गया तो गोल्डस्टीन क्या ऑब्जर्व किए कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रे तो फ्लो कर ही रहा था पहले से, लेकिन जैसे ही यहाँ परफोरेटेड कैथोड लगाया गया तो देखा गया कि अब इस तरफ भी यह ग्लो कर रहा है, क्योंकि इधर भी उन्होंने जिंक सल्फाइड का ही स्क्रीन लगाया था। और जब अब कैथोड के तरफ भी ट्यूब ग्लो कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब कि अब कुछ रेज इस डायरेक्शन से आकर के टकरा रहे हैं ऐसा। तो इस बार जो है रेज एनोड की ओर से आ रहे हैं और इधर टकरा रहे हैं, तो इस बार इस रेज को बोला गया एनोड रेज। यही एनोड रेज के लिए कई नाम दिए गए। पॉजिटिव रेज, इसी के लिए बोला गया कैनाल रेज, कई नाम दिए गए सेम रेज के लिए। तो इन द सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये गोल्डस्टीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन परफोरेटेड कैथोड is used instead of normal cathode, a certain kind of rays also streaming behind cathode instead of cathode rays. And since these rays were originated from anode, come from anode, a strike on zinc sulfide screen which was fitted on cathode, so these rays were named anode rays, कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज। अब यहाँ से बात आता है कि ये एनोड रेज कहाँ से आ गए? क्या ये पहले से ट्यूब में थे? डेफिनेटली पहले से थे। माने कैथोड और एनोड रेज दोनों साइमल्टेनियस एक साथ इस ट्यूब में फ्लो कर रहे हैं। लेकिन इस एनोड रेज के बारे में जो है जे थॉमसन को नहीं पता चल पाया, क्योंकि उन्होंने परफोरेटेड कैथोड का यूज़ नहीं करा था। परफोरेटेड एनोड उन्होंने लगाया तो इससे पता चल गया कि इधर जा रहा है। यदि उस समय वे परफोरेटेड कैथोड का इस्तेमाल कर लेते तो शायद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का खोज वही कर लेते, लेकिन उतना सोचे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, चुपचाप लगा दिए। फिर गोल्डस्टीन इतना दिमाग लगाए। तो अब बात आता है कि कहाँ से, आखिर कहाँ से यह एनोड रेज डेवलप किया, या कैथोड रे ही था तो कहाँ से डेवलप किया, कैसे अपने आप इसमें रेज आ गया जी, कहाँ से फ्लो करने लगा? तो देखो, इसमें भरा गया गैस, नॉर्मल कोई सा गैस, आप हीलियम ले लो चाहे हाइड्रोजन ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
कोई भी गैस भरा गया तो इस गैसियस स्पीसीज से हम लोग हाई वोल्टेज का करेंट पास करवा रहे हैं 10,000 वोल्ट। यह करेंट है कहने का मतलब कि एक प्रकार का एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यह जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसी के मदद से क्या हुआ कि चाहे वह हीलियम गैस का हीलियम एटम हो या हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन एटम हो, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम से निकले चाहे हाइड्रोजन से निकले, इलेक्ट्रॉन निकलने पे क्या हुआ कि ये एटम हो गए पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्योंकि गोल्डस्टीन जो एक्सपेरिमेंट किए थे हाइड्रोजन गैस लेकर के, तो हम लोग उसी को कंसिडर करते हुए चलेंगे यहाँ से। तो जब हाइड्रोजन गैस को इसमें भरा गया था तो इधर से हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो हाई वोल्टेज के मदद से पहले तो H2 मॉलिक्यूल टूट गया हाइड्रोजन एटम में। ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था ये टूट गया, टूट करके H अलग। और चूंकि अभी भी वोल्टेज जा ही रहा था, तो अब यह वोल्टेज से क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला, वह इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया एटम से बाहर। और जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल गया तो हाइड्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज। तो कहने का मतलब कि यहाँ जो हम लोग हाइड्रोजन गैस भरे थे, अभी हाइड्रोजन गैस न्यूट्रल मॉलिक्यूल ना रह करके H+ और E- में बदल गया। मतलब एक ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के रूप में बदला और दूसरा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। मतलब अब इसमें ऐसे हो गया H+ और E-, बहुत सारे H+ आ गए, बहुत सारे E-। तो ये जो E- थे यही बन गए कैथोड रेज, और ये जो H+ थे ये H+ बन गए एनोड रेज। अब चूंकि यह पॉजिटिवली चार्ज रे था तो नेगेटिव प्लेट की तरफ आने लगा, ये नेगेटिवली चार्ज था तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने लगा, और इस तरह से यहाँ एनोड और कैथोड रे दोनों जो है फ्लो करने लगा इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब जितना ऑब्जर्वेशन उस कैथोड रेज के लिए जे थॉम्सन ने किया था, वे सारे ऑब्जर्वेशंस गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज या इस एनोड रेज के लिए करा। और इस बार जब वही ऑब्जर्वेशन किए गए तो क्या क्या बातें सामने आई। सबसे पहला, हीटिंग इफेक्ट तो हो ही रहा था पहले से भी, कि इस बारी जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा गया तो इस बार ऑब्जेक्ट का इमेज इधर बन रहा था, इधर मतलब एनोड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एनोड के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, इसका मतलब कि इस बार रे इसमें एनोड की तरफ से फ्लो हो रहा है। पहले देखो यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे तो इसका तो इधर बन ही रहा था, अब फिर उसी का इधर भी बनने लगा, तो इधर भी बनने लगा, मतलब इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है मतलब रे अब इस डायरेक्शन से भी आ रहा है। उसके बाद यहाँ फिर एक चक्का लगाया गया तो इस बार इधर घूमने लगा, इधर घूमने लगा, मतलब ऐसे टकरा करके, मतलब कोई पार्टिकल इधर से आकर के टकरा रहा होगा। फोटोग्राफिक प्लेट लगाया गया तो इसमें स्पॉट बने, मेटल का थीन शीट लगाया गया तो उसको छेद करके आगे बढ़ गए वे सारे पार्टिकल। तो इसका मतलब कि ये एनोड रेज में मटेरियल पार्टिकल्स है, मैकेनिकल इफेक्ट हुआ ना, चक्का घूमा, फोटोग्राफिक प्लेट में दाग बना, थीन शीट जो था मेटल का उसको छेद करके आगे बढ़ गया, मतलब मटेरियल पार्टिकल है। फिर से यहाँ जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया नॉर्थ साउथ, तो इस बार भी जो पार्टिकल एनोड रेज जो शुरू में स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहे थे, अब वही एनोड रेज जो है इधर उधर डिफ्लेक्ट करने लगे, और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करना बतलाया कि इन पार्टिकल्स पे क्या है, चार्ज है, ये चार्ज पार्टिकल्स हैं। कैसा चार्ज है, तो इस बारी उस चार्ज को पता करने के लिए फिर से मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो इस बार सारे एनोड रेज माइनस की तरफ मुड़े, सारे के सारे माइनस की तरफ मुड़े, और सब माइनस की तरफ मुड़ गए। इसका मतलब कि ये सारे एनोड रेज के पार्टिकल्स पे जो चार्ज है वह प्लस है, पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन इस बार जो ऑब्जर्व किया गया ना कि यह जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल था, तो चार्ज है मतलब E और पार्टिकल है मतलब M, E/m। यह E/m का वैल्यू डिपेंड कर रहा था गैस के नेचर पे। हाइड्रोजन गैस भर रहे थे तो अलग वैल्यू आ रहा था, हीलियम भरे तो अलग आ रहा था, ऑक्सीजन से अलग, नाइट्रोजन से अलग, अलग अलग गैस भरने के बाद ये वैल्यू अलग आ रहे थे। जबकि कैथोड रे में ऐसा नहीं था। कैथोड रे में यहाँ कोई भी गैस भरा जा रहा हो,
किसी भी मेटल का रॉड इस्तेमाल किया जा रहा हो तो E/m का वैल्यू सेम था। लेकिन एनोड रे में कहानी बदल गया। इस बार यहाँ E/m का वैल्यू अलग अलग आने लगा अलग अलग गैसों का इस्तेमाल करने से, और यह वैल्यू मैक्सिमम आ रहा था, अधिक से अधिक आ रहा था जब कौन गैस को भरा गया था, हाइड्रोजन गैस को। इसलिए यहाँ हाइड्रोजन गैस को ही प्रीफर करा गोल्डस्टीन ने। बहुत सारे गैस ये भी लेकर के चले, तभी तो पता चला ना कि अलग अलग वैल्यू आ रहा है, गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ये मेटल रॉड के नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन यह वैल्यू मैक्सिमम आ रहा था जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस भरा गया था, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस भरने के बाद ये जो बातें सामने आई यहाँ से E/m के लिए कि E/m का वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है इस हाइड्रोजन गैस के लिए, और फिर वही सारा प्रोसेस जो है अप्लाई करा गोल्डस्टीन ने, जो जे थॉम्सन ने किया था E/m वैल्यू पता करने के लिए। और यहाँ से जो E/m वैल्यू आया था वह E/m वैल्यू था 9.58 इंटू 10⁷ कूलम पर kg। इलेक्ट्रॉन के तुलना में यह वैल्यू कम आया। अब यहाँ से इस पूरे ऑब्जर्वेशन के दरमियान तो यही पता चला ना कि एनोड रे मटेरियल पार्टिकल से बना है जिस पर चार्ज है पॉजिटिव। E/m वैल्यू गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तब आ रहा है जब H2 गैस का इस्तेमाल हो रहा है। अब यही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जो है गोल्डस्टीन ने कहा प्रोटॉन। अब चूंकि यहाँ या जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं H+ है, तो इसका मतलब कि यह प्रोटॉन यहाँ H+ के रूप में है, या प्रोटॉन यहाँ H+ के रूप में है। तो गोल्डस्टीन जो प्रोटॉन का खोज किए इस एक्सपेरिमेंट के दरमियान, वे बेसिकली H+ का खोज किए थे, और यही H+ को उन्होंने क्या कहा, प्रोटॉन कहा। और जब इसके लिए E/m का वैल्यू पता किया गया तो इतना आया। चार्ज पता किया गया तो देखा गया कि इस H+ पे वही चार्ज है जो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे था, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब चूंकि दोनों पे चार्ज सेम था, लेकिन जो E/m वैल्यू है वह प्रोटॉन का कम है, तो E वैल्यू सेम, ओवरऑल वैल्यू कम। तो ये तभी पॉसिबल है जब मास ज़्यादा हो, या तभी पॉसिबल है जब मास ज़्यादा हो। और मास पता करने के लिए फिर से वही बात की, E को डिवाइड किया गया E/m से, तो यह जो वैल्यू आया दोनों को सॉल्व करके वह 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, या फिर 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या mu में 1.0072 या 74 के आसपास जो है कुछ वैल्यू, तो उतना AMU या वैल्यू को देख लो ऐसा। तो बस यहाँ से यही समझना है कि गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट के दरमियान जो खोज हुआ था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का, वह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बेसिकली था क्या, H+ था। तो H+ का खोज किया इन्होंने। अब चूंकि H+ पे वही चार्ज था जो इलेक्ट्रॉन पे था, इसलिए गोल्डस्टीन ने कहा कि H+ इक्विवेलेंट है चार्ज के मामले में इलेक्ट्रॉन से। और बाद में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यही H+ को कन्फर्म किया गया रदरफोर्ड के द्वारा कि यह प्रोटॉन है। तो यहाँ बड़ा ही विवादास्पद है। विवादास्पद क्या है कि पूरा एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने करा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का खोज उन्होंने किया एनोड रे में। ओरिजिनली वह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल H+ था, और यही H+ को कन्फर्म किया गया प्रोटॉन के द्वारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड के द्वारा। इसलिए जो है बहुत सारे बुक्स में देखोगे कि प्रोटॉन का जो डिस्कवरर है वह रदरफोर्ड को बतलाता है, नहीं, प्रोटॉन उन्होंने कहा कि यह H+ को हम लोग प्रोटॉन ही बोलेंगे, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास वही है जो H+ का है, दोनों इक्विवेलेंट है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। प्रोटॉन का वही मास है जो H+ का मास होता है, हाइड्रोजन का मास होता है। अब चूंकि H+ में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जो मास है वो केवल किसके लिए, प्रोटॉन के लिए है।
तो इस H+ का नाम प्रोटॉन के रूप में जो है रदरफोर्ड दिए, लेकिन खोज जो हुआ इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का वह किनके द्वारा हुआ? गोल्डस्टीन के द्वारा हुआ। इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एनोड रे जो फ्लो कर रहा था इसमें। तो यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करोगे, एकदम पूरा एक्सपेरिमेंट सारा कहानी हम सुना दिए। देख ही रहे हो कि पूरा एक्सपेरिमेंट का काम जो है गोल्डस्टीन ने ही करा था, लेकिन हाँ कन्फर्म नाम उसका प्रोटॉन नहीं दिए, बस वो पूरे एक्सपेरिमेंट में H+ के बारे में बतलाया और इसका नाम प्रोटॉन जो है वह रदरफोर्ड दिए। और उसके लिए इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल करके, जो आगे हम लोग देखेंगे। इवन आप गूगल वगैरह भी करोगे तो रदरफोर्ड को ही बतलाएगा। तो क्यों बतलाएगा, किस वजह से, ये देख लिए कि इन्होंने H+ करा, ये प्रोटॉन कन्फर्म किए। प्रोटॉन वही है जो H+ है, क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज वही है, इसलिए दोनों इक्विवेलेंट चीज़ है। तो गोल्डस्टीन को हम लोग जो है डिस्कवरर बोलेंगे। नाम देने वाले हालांकि रदरफोर्ड हैं। पहले भी बता चुके हैं कि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है गोल्डस्टीन रदरफोर्ड दोनों ऑप्शन में है तो आप गोल्डस्टीन पे जाओगे, नहीं गोल्डस्टीन ऑप्शन में है तो आप रदरफोर्ड को ही मारोगे, क्योंकि गोल्डस्टीन के बाद जो कंट्रीब्यूशन है वो रदरफोर्ड का ही रह रहा है इसमें। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने, थोड़ा सा वे आलसी हो गए जिसके कारण प्रोटॉन का खोज उन्होंने नहीं किया, और बाद में गोल्डस्टीन ने कंफर्म करा इसको कि उसमें कैथोड रे के अलावे भी एक अन्य प्रकार का रे है एनोड रे, और उसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और वही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जो है प्रोटॉन बाद में कंफर्म किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पूरा कहानी हम लोग समझ गए। नोट्स में हर एक लाइन मेंशन है, वह RA मिल्किन का वर्ल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं होगा उसमें, और जे थॉमसन वाला भी नहीं होगा, E/M वाला। तो उसको आप वीडियो से ही जो है नोट डाउन करोगे, एग्जाम में नहीं आता लेकिन आप बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी है। तो इसके बाद फिर हम लोग अब आगे के टॉपिक जो हैं इस यूनिट में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।